क्या दोस्तों आपको पता है ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक किस देश की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है? हाल ही में सुर्खियों में रहा सुमेरु ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? हाल ही में सुर्खियों में रहा खालसा एड क्या है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 21 जनवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से सुपर से भी ऊपर यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा सेमरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? दोस्तों हाल ही में यह सेमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, इसी कारण यह सुर्खियों में रहा और यह सेमरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया देश में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में, कहां पर? पूर्वी जावा प्रांत में स्थित सेमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। इमेज में आप देख सकते हैं यह विस्फोट हुआ है, कहां पर? सेमरू ज्वालामुखी में। और इंडोनेशिया में दोस्तों बहुत से ऐसे सक्रिय ज्वालामुखी हैं, अक्सर वहां पर विस्फोट होते रहते हैं, जैसा कि पिछले साल 2020 में भी विस्फोट हुआ था। इंडोनेशिया में स्थित अन्य ज्वालामुखी जिनमें माउंट मेरापी ज्वालामुखी और सिनाबंग ज्वालामुखी शामिल है, उनमें भी कुछ समय पूर्व ही विस्फोट हुआ था। और यह मेरापी ज्वालामुखी जावा द्वीप पर स्थित है और सिनाबंग ज्वालामुखी सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। और दोस्तों महत्वपूर्ण और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सेमरू किस नाम से जाना जाता है? द ग्रेट माउंटेन के नाम से जाना जाता है। जावा का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी शिखर कौन सा है? सेमरू। और यह सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, यानी कि इंडोनेशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है सेमरू ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ। और सेमरू में अंतिम बार विस्फोट कब हुआ था? दिसंबर 2019 में। विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो इंडोनेशिया देश में विश्व के सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या सर्वाधिक है। और जब बात करते हैं हम दोस्तों इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज की? तो यहां देख सकते हैं दोस्तों, यहां एक गुफा में सुअर का चित्र पाया गया है और यह दुनिया की सबसे पुरानी गुफा कला है और इसकी खोज की गई है इंडोनेशिया में। और भारत और इंडोनेशिया के संबंध की बात करें तो भारत ने किसके साथ नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति का आयोजन किया? तो भारत देश और इंडोनेशिया के बीच एक नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति आयोजन किया जाता है। और पिछले साल समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां किया गया था? बंगाल की खाड़ी में। और यहां आप मैप में देखिए बहुत से द्वीपों में बटा हुआ है यह इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल का नाम है जकार्ता और रिसर्च के अनुसार आने वाले साल 2050 तक यह जकार्ता का एक बड़ा हिस्सा पानी में पूरी तरह से डूब जाएगा। और इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। और इंडोनेशिया देश यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, G7 संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? G7 संगठन यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा है और G7 समिट आयोजित होने वाला है जून 2021 में और इसीलिए यह G7 संगठन सुर्खियों में है। तो दोस्तों इसी पैटर्न के क्वेश्चन खास तौर पर क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा। G7 को पहले G8 के रूप में जाना जाता था, बिल्कुल सही है। और इस संगठन की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। तो यह सेंटेंस भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। तो यहां दोनों कथनों की भी हम चर्चा करने वाले हैं। देखो
यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन। ब्रिटेन ने भारतीय प्रधानमंत्री को जून 2021 में आयोजित होने वाले 47वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। तो क्या हमारा भारत देश यहां अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो और भी देशों को आमंत्रित किया गया है, और वो देश कौन कौन से हैं? तो यहां आप मैप में देखिए, हमारे भारत देश को आमंत्रित किया गया, इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और यहां पर है दक्षिण कोरिया, दोनों को भी आमंत्रित किया गया है। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है, भारत के अलावा किसको अतिथि देशों के रूप में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को आप मैप में देख सकते हैं। भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट का समर्थन करने वाला पहला P5 सदस्य कौन है? P5 का मीनिंग क्या होता है? सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश, उसे बोलते हैं P5 यानी कि परमानेंट मेंबर। और हमारे भारत देश को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट मिलनी चाहिए। इसी तरह का सबसे पहले समर्थन किया था ब्रिटेन देश ने। और वर्ष 2005 में G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करने वाला पहला G7 सदस्य देश कौन था? तो वो भी ब्रिटेन देश था। और G7 शिखर सम्मेलन का इस साल का उद्देश्य क्या है? कोरोना वायरस महामारी से मुकाबला करने में मदद करने के लिए विश्व के अग्रणी लोकतंत्रों को एकजुट करना और अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण करना। और G7 समूह की बात करते हैं तो इसे दोस्तों G7 कंट्री यानी कि ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। G7 औद्योगिक रूप से विकसित लोकतांत्रिक देशों यानी कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का समूह है यानी कि ग्रुप ऑफ 7। वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 को G8 के रूप में जाना जाता रहा। हालांकि रूस को वर्ष 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद समूह से निष्कासित कर दिए जाने के पश्चात समूह को एक बार पुनः G7 कहा जाने लगा है। तीसरा क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी दुनिया की ताकतवर सेनाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? दोस्तों हाल ही में ग्लोबल फायर पावर के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है और इसके अनुसार दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की लिस्ट में टॉप पर है अमेरिका, यानी कि अमेरिका पहले स्थान पर, दूसरे नंबर पर है रूस, चीन है तीसरे स्थान पर और भारत को इस लिस्ट में चौथा नंबर दिया गया है। ग्लोबल फायर पावर की सूची में अमेरिका की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बताया गया है, जबकि रूस को दूसरे स्थान पर और चीन को तीसरे स्थान पर रखा गया है। और ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया की ताकतवर सेनाओं की लिस्ट में 133 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत चौथे स्थान पर है। और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को इस सूची में 10वें स्थान पर रखा गया है। पाकिस्तान 10वें स्थान पर और हमारा भारत देश चौथे स्थान पर, और सभी मामलों में हमारा भारत देश पाकिस्तान से आगे है। और जब टॉप पर रहा है अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49 अंश उत्तरी अक्षांश सीमा रेखा बनती है, जो मैंने आपको पिछले करंट अफेयर वीडियो के दौरान यह जो जीके के फैक्ट थे वो भी मैंने आपको बताया था। और ग्रेट लेक और सेंट लॉरेंस नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा के रूप में कार्य करती है। और जब अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका के हाल ही में दोस्तों राष्ट्रपति कौन बन गए हैं और कौन से नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं? जो बाइडेन और कमला हैरिस का भी जिक्र करना नीचे कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा खालसा एड क्या है? खालसा एड एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन बोले तो खालसा एड। और हाल ही में यह खालसा एड एनजीओ सुर्खियों में क्यों आया? तो यहां आप देख सकते हैं खालसा एड कनाडा के सांसदों ने इस बार शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए ब्रिटेन के खालसा एड एनजीओ को नॉमिनेट किया है। द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? टीम एस उपल। ओके, और आगे बात करें खालसा एड संगठन की, तो खालसा एड संगठन का उद्देश्य क्या है? मानव सेवा करना। यह संगठन 20 सालों से दुनिया भर में बाढ़, भूकंप,
जैसी प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों की सहायता करता है और इसीलिए यह खालसा एड संगठन को इस बार शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। और खालसा एड सरबत दा भल्ला की सिख विचारधारा से प्रेरित है, जिसका अर्थ है सीमाओं, जाति और धर्म की परवाह किए बिना सभी की भलाई हो। खालसा एड को किसने स्थापित किया है? तो यह व्यक्ति, नाम मत भूलिएगा, रविंदर सिंह, जिसे लोग प्रेम से रवि कहते हैं। तो खालसा एड को स्थापित करने वाले व्यक्ति है रविंदर सिंह। और खालसा एड के भारत के निदेशक कौन है? तो है अमनप्रीत सिंह। कौन? अमनप्रीत सिंह। पांचवा क्वेश्चन, डीआरडीओ ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता किसको सौंपी? हमारे डीआरडीओ ने यह मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता सौंपी है हाल ही में सीआरपीएफ को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सीआरपीएफ। और यहां देख सकते हैं दोस्तों, यह है सीआरपीएफ का ऑफिशियल लोगो। मोटर बाइक आधारित एम्बुलेंस रक्षिता को किस उद्देश्य से विकसित किया गया है? तो समझ लो, भीड़ भाड़ वाली सड़कों और दूर दराज के स्थानों में रहने वाले लोगों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह रक्षिता को विकसित किया गया है। और रक्षिता नाम की इस बाइक आधारित एम्बुलेंस को किसके द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ की एक प्रमुख प्रयोगशाला जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, शॉर्ट में बोले तो INMAS के द्वारा इसको विकसित किया गया है। नाम रखा गया है रक्षिता। और आईपीएस अफसर AP महेश्वरी को किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो मैंने बात की डीआरडीओ और उन्होंने यह रक्षिता किसको सौंपी है? सीआरपीएफ को। तो सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? AP महेश्वरी। और जब सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? 27 जुलाई 1939 को। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और निष्ठा। क्या? सेवा और निष्ठा। और 3.25 लाख से ज्यादा कर्मियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा और 10 सैन्य बल, देश का अग्रणी आंतरिक सुरक्षा बल है। और जब यह रक्षिता विकसित की है डीआरडीओ ने, तो डीआरडीओ का पूरा नाम क्या होता है? द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना हुई 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में स्थित। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और डीआरडीओ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन डीआरडीओ कार्य करता है। छठा क्वेश्चन, 5th जनरेशन के हाई बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की स्पीड को कितना दर्ज किया गया है? 5th जनरेशन यानी कि 5G स्मार्टफोन अब हमारे बाजार में अवेलेबल है। और यह हाई बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की स्पीड को कितना दर्ज किया गया है? 20 Gbps। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20 गीगाबाइट पर सेकंड। ऑप्शन सी सही। हाल ही में दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने दूरसंचार कंपनियों और अन्य उद्योग जगत के विशेषज्ञों से अगले 10 वर्षों में 5G यानी कि 5th जनरेशन बैंड सहित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बिक्री और उपयोग पर जानकारी मांगी है। और 5th जनरेशन नेटवर्क का मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम जो 3 से 300 गीगाहर्ट्ज में काम करेगा। इस नेटवर्क के माध्यम से तीव्र गति के अधिक मात्रा के डेटा भेजा जा सकता है, क्योंकि आवृत्ति अधिक होने के कारण यह आसपास के संकेतों से बहुत कम प्रभावित होगा। और इंटरनेट स्पीड की बात करें तो 5th जनरेशन के हाई बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की स्पीड को 20 Gbps यानी कि 20 गीगाबाइट पर सेकंड दर्ज किया गया है, जबकि 4th जनरेशन में इंटरनेट की स्पीड वर्तमान में है 1 गीगाबाइट पर सेकंड होती है। और 5th जनरेशन नेटवर्क में डाउन लिंक की स्पीड 20 Gbps और अपलिंक की स्पीड 10 Gbps होगी। यानी कि आप डाउनलोड करना चाहे तो 20 गीगाबाइट पर सेकंड और अपलोडिंग करना चाहे तो 10 गीगाबाइट पर सेकंड होगी, यह 5th जनरेशन नेटवर्क के द्वारा। और ऐसा नहीं कि हमने यह ट्रायल शुरू किया है, हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान और चीन में इसी तरह के ट्रायल हो चुके हैं और कार्य भी शुरू हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने 50 शहरों में 5G की शुरुआत की गई है, तो दक्षिण कोरिया द्वारा इसे 85 शहरों में शुरू किया गया है।
जापान और चीन ने भी 5th जनरेशन मोबाइल सेवा का परीक्षण शुरू कर दिया है। 7वां क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी किसकी हो रही है? दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी हाल ही में पेंगोलिन की हो रही है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पेंगोलिन। इमेज में आप देख सकते हैं, और पेंगोलिन की सबसे ज्यादा तस्करी कौन कर रहा है? चीन। और इसकी वजह क्या है? तो देखो, पेंगोलिन एक ऐसा जानवर है जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी हो रही है, और तस्करी की वजह है चीन, जहां इस जानवर की खाल और मांस से पारंपरिक दवाएं बनाई जा रही है, यानी कि पारंपरिक दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसीलिए पेंगोलिन की सबसे ज्यादा तस्करी हो रही है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN के मुताबिक दुनिया भर के वन्य जीवों की अवैध तस्करी में अकेले 20% का योगदान पेंगोलिन का है। पेंगोलिन का मांस खूब शौक से खाया जाता है, और आपको जानकर हैरानी होगी, 1 किलो मांस की कीमत लगभग 27,000 रुपये तक हो सकती है। पेंगोलिन के 1 किलो मांस की कीमत लगभग 27,000 रुपये तक की हो सकती है। 8वां क्वेश्चन, विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रमुख के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? इमेज में आप देख सकते हैं विश्ववीर आहूजा, और वो RBL बैंक के MD एंड CEO बन गए हैं। RBL बैंक के निदेशक मंडल ने विश्ववीर आहूजा को 3 साल तक के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में पुनः नियुक्ति की मंजूरी दे दी है, और आहूजा के नेतृत्व में बैंक का जमा लगभग 40 गुना बढ़ा है। और बात करते हैं RBL बैंक की। RBL बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1943 में, और भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के अंतर्गत RBL बैंक की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। और RBL बैंक की टैगलाइन क्या है? अपनों का बैंक। क्या है? यहां पढ़ सकते हैं, अपनों का बैंक RBL बैंक की टैगलाइन है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में ओपन स्काई संधि यानी कि ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा किसने की है? अलग होने की घोषणा की है रूस देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद रूस ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है, और रूस के अनुसार यह संधि सदस्य देशों की सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए गैर हथियार वाले निगरानी विमानों की उड़ान की अनुमति देती है, और इस संधि से अमेरिका की वापसी के कारण रूस के सामरिक हितों पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। और ओपन स्काई संधि जो ओपन स्काई समझौते से अलग है, और ओपन स्काई समझौता एक द्विपक्षीय समझौता है जो 2 देशों की एयरलाइंस को अंतरराष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु अधिकार प्रदान करता है। यानी कि ओपन स्काई संधि से सबसे पहले अलग हो गया यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, और अब अलग होने जा रहा है रूस देश। और बात करें रूस की, तो आप मैप में देखिए रूस के अगल बगल में फिनलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चाइना जैसे देश स्थित है। रूस की कैपिटल का नाम है मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, और रूस के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन। रूस की करेंसी है रूसी रूबल, तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। 10वां क्वेश्चन, योवेरी मुसेवेनी किस देश के राष्ट्रपति बने? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है योवेरी मुसेवेनी, और वो हाल ही में युगांडा देश के राष्ट्रपति बने हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है युगांडा। युगांडा के वर्तमान राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को 2021 के लिए देश के राष्ट्रपति चुनाव के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। योवेरी मुसेवेनी ने राष्ट्रपति के रूप में 6ठा कार्यकाल जीतने के लिए कुल मतों में से 58.64% प्राप्त किए हैं। और युगांडा की बात करते हैं, तो आप मैप में देखिए, यह है युगांडा देश, और युगांडा के अगल बगल में कोंगो, दक्षिण सूडान, यहाँ पर है इथोपिया, केन्या और तांजानिया जैसे देश स्थित है, और यहाँ है रवांडा देश। युगांडा की कैपिटल का नाम है कंपाला। क्या? कंपाला, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों कंपाला। युगांडा की करेंसी है युगांडाई शिलिंग, और युगांडा के राष्ट्रपति कौन है जो हाल ही में बन गए हैं? योवेरी मुसेवेनी। करेंसी यहाँ देख सकते हैं बैंक ऑफ युगांडा, जिसका नाम है, करेंसी का नाम युगांडाई शिलिंग। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, वे कौन थी? इमेज में देख सकते हैं, डॉक्टर वी शांता
एक जानी मानी कैंसर विशेषज्ञ थी जिसका हाल ही में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैंसर विशेषज्ञ। प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ एवं कैंसर संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर वी शांता का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। वह 93 वर्ष की थी और डॉक्टर वी शांता कैंसर के मरीजों के उपचारों में अतुलनीय योगदान के लिए जानी जाती है। डॉक्टर वी शांता मार्च 2005 तक कैंसर संबंधी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सलाहकार समिति में थी। वर्ष 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और वर्ष 2006 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इमेज में आप देख सकते हैं हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नाम मत भूलिएगा, डॉक्टर वी शांता। 12वां क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बन गए हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र भाई मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन शहर में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करता है। कौन? यह सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ट्रस्ट के रिकॉर्ड के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ट्रस्ट के 8वें अध्यक्ष बन गए हैं, 8वें अध्यक्ष बन गए हैं। और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के पिछले साल अक्टूबर में निधन के बाद सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था और केशुभाई पटेल ने 16 वर्षों के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। 2004 से लेकर 2020 तक केशुभाई पटेल सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। 13वां क्वेश्चन, योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब हाल ही में जीत लिया है कैरोलिना मारिन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैरोलिना मारिन। योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 12 जनवरी 2021 से 17 जनवरी 2021 तक आयोजित किया गया था और यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF द्वारा 2021 का पहला बैडमिंटन टूर्नामेंट था। और एकल खिताब विजेता की बात करें तो पुरुष कैटेगरी में विक्टर एक्सेलसेन जो डेनमार्क के हैं उन्होंने यह पुरुष कैटेगरी का एकल का खिताब जीता। और महिला श्रेणी कैटेगरी की बात करें तो कैरोलिना मारिन किस देश की है? स्पेन देश की कैरोलिना मारिन ने यह खिताब अपने नाम किया। और कैरोलिना मारिन ने किसको हराकर महिला एकल खिताब जीता है? तो यहां आप देख सकते हैं ताइवान की ताई जू यिंग को हराकर यह कैरोलिना मारिन ने यह खिताब अपने नाम किया। और जब BWF की बात करते हैं यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पोलन एरिक हॉयर लार्सन। इमेज में देख सकते हैं। और हमारे BWF का हेडक्वार्टर मलेशिया के कुआलालंपुर में स्थित है। इमेज में आप देख सकते हैं। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में कमल मोरारका का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में देख सकते हैं कमल मोरारका का निधन हो गया। वो एक पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे, साथ प्रसिद्ध उद्योगपति भी थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध उद्योगपति कमल मोरारका का निधन हो गया। उन्हें 1990 से 1991 तक प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यकाल में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। और 74 वर्षीय कमल मोरारका BCCI के पूर्व उपाध्यक्ष भी थे। वह समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर के अध्यक्ष थे, समाजवादी जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और वर्ष 1988 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे कमल मोरारका, जिसका हाल ही में निधन हो गया। 15वां क्वेश्चन, 1 मिनट 58 सेकंड में संयुक्त राष्ट्र संघ के सूचीबद्ध सभी देशों का नाम बताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? महज 1 मिनट 58 सेकंड में यूनाइटेड नेशंस के सभी देशों को सूचीबद्ध रूप से बताया है एक छोटे से लड़के ने, जिसका नाम है अभिषेक चंद्रा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अभिषेक चंद्रा। इमेज में आप देख सकते हैं 1 मिनट 58 सेकंड में संयुक्त राष्ट्र संघ में सूचीबद्ध सभी देशों का नाम बताने वाले उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में रामपुरा, कहां के? रामपुरा के 15 वर्षीय अभिषेक चंद्रा का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है।
उन्हें एक प्रमाण पत्र और मेडल भी भेजा गया है और इसीलिए सुर्खियों में आए हैं अभिषेक चंद्रा। रामपुरा के वार्ड 23 मलिन बस्ती में रहने वाले अभिषेक चंद्रा के पिता राजकुमार चंद्रा गांधी पार्क में मूंगफली का ठेला लगाते हैं और अभिषेक चंद्रा आदित्यनाथ झा इंटर कॉलेज में 11वीं के छात्र हैं, जिन्होंने हाल ही में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ग्रेट प्रॉफिट 15 नामक युद्धाभ्यास किसने आयोजित किया। ग्रेट प्रॉफिट 15 नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया है हाल ही में ईरान देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ईरान। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के मैं नाम लेना चाहूंगा। तो सबसे पहले सुबह 4 बजे जब यह वीडियो पब्लिश हुआ तो सबसे पहले आंसर दिया था जूली कुमारी ने, आपको बहुत बहुत बधाई। चंद्रिका किशोरी, मृगेश पटेल, भावना तड़वी, मेहुल धामेल, लवकुश शाह, मेर सोनल, पर्वत डामोर, हनी यादव, विजय सावड़िया, काजी यूनुस फ्रॉम गुजरात राजकोट पड़धरी से, राज प्रणामी, कालसी मावी, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। परमार शैलेश जे, उन्होंने लिखा है कि सर मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता हूं और मेरा गोल है यूपीएससी। तो मैं परमार शैलेश जे को यह सुनीता चौधरी द्वारा कमेंट में जो मोटिवेशनल कोट लिखा गया है वो मैं पढ़ना चाहूंगा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। यदि आप में जीतने की जिद है तो आपको कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। शैलेश जे, आप अपनी मेहनत जारी रखें। और टेलर कश्यप ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। ब्रिजेश यादव जय हिंद ने लिखा है पहले लाइक फिर खोलो फाइल। हाँ, बहुत ही अच्छी बात कि वो पहले लाइक करते हैं और बाद में वो वीडियो देखना शुरू करते हैं। ब्रिजेश यादव थैंक यू। सोलंकी मनोज फ्रॉम गुजरात सुरेंद्रनगर से, सावन राठौर ने भी अहमदाबाद से इस क्वेश्चन का सही आंसर भेजा है। और ब्रिजेश यादव जय हिंद ने भी लिखा है कि ईरान देश द्वारा यह ग्रेट प्रॉफिट 15 नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। कन्हैयालाल, आपका आंसर बिल्कुल सही है और साथ ही ईरान के बारे में डिटेल में बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोहिल अरविंद कुमार हंसराज और शैलेश कुमार तबियाड़, सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों 23 जनवरी को हम सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। तो हर साल हमारे सुभाष बाबू का जन्मदिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा, सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।